नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 22 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले मनी वाली जो ऑनलाइन गेम्स है ना, जिसमें जो बैटिंग वगैरह होती हैं, उन पे सरकार ने बैन लगाया है। एक बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, उससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आज का द हिंदू से संबंधित है। जस्टिस का मतलब ये नहीं किसी को लेसन सिखाना, जो कि हुआ है छत्तीसगढ़ में। तीसरा इशू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से संबंधित है, वीईटी। ये भी बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तो तीनों आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मज़ा आएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मनी वाले ऑनलाइन गेम्स हैं ना, उनके ऊपर बैन लगाने से संबंधित है। पार्लियामेंट में ना हाल ही में ये बिल पास हो गया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। क्या मनी वाले ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगाना सही है, गलत है? आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो बिल पास हुआ है ना, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, उसके प्रोविजन ये सारे हैं। जैसे देखो, सबसे पहला प्रोविजन ये है, जो रियल मनी गेम्स है ना, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। मतलब कोई ऑनलाइन गेम जिसमें प्लेयर्स बेट लगाते हैं, मतलब अपने पैसे दाव पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11, MPL, रमी सर्कल, पोकरबाजी, इन पे बैन लगाया गया है। कौन से गेम अलाउड हैं? जैसे ई स्पोर्ट्स हैं, कैजुअल या फिर एजुकेशनल सोशल गेम्स जैसे लूडो वगैरह है, चेस है, ये सब अलाउड है। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रोविजन किया गया है, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। ये जो कमीशन है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा। जिसको लाइसेंस चाहिए उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और पूरे सेक्टर को मॉनिटर भी करता रहेगा कि कोई इलीगल गेम तो नहीं चल रहा है। पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। जो इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेगा, 1 करोड़ का फाइन लगेगा, 3 साल तक की जेल हो सकती है, और कुछ ऑफेंस तो ऐसे हैं वो करने पे बेल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग बैन। मतलब जो रियल मनी गेम्स है ना, जिसमें प्लेयर्स अपना पैसा दांव पर लगाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट पर भी रोक लगा दिया गया है। कोई भी अपना गेम स्टार्ट करना चाहता है ऑनलाइन तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस कमीशन से जिसकी बात हमने की, ये देखो, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। तो ये मैंने आपको दे दिया बैकग्राउंड। अब देखो, आर्टिकल की जो पहली लाइन है ना, वो ये बोलती है, ये जो बैन है सरकार का मनी वाले ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, ये बैन मोरलिस्टिक नहीं है। मतलब सरकार ये नहीं कह रही है कि जुआ खेलना पाप है। सरकार का फोकस अलग है। सरकार का फोकस ये है वल्नरेबल सिटीजन्स को बचाना, उन्हें बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचाना, जो लोग गरीब है उन्हें प्रोटेक्ट करना। क्योंकि बहुत से लोग इलिटरेट होते हैं, अपना सही गलत नहीं समझ पाते, उन्हें लत लग जाती है इस गेम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं। एक बार ना एक स्टूडेंट मेरे पास में आया, UPSC एस्पायरेंट, मतलब अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, करने वाला था। तो वो कहता है कि सर मुझे आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा बोलो भाई। तो वो कहता है कि सर मेरे ना पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए UPSC की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ऐसे ना मुझे ये जो ऑनलाइन बैटिंग वाली गेम्स होती है ना, इनका एडिक्शन हो गया और मैंने सारे जो पैसे थे अपने गवा दिए। अब सही बताऊं तो ना, मतलब पहले महीने उन्होंने जो रहने के लिए पैसे दिए थे ना, वो भी मेरे पास में नहीं है, और वो मेरे से डेली पूछते हैं क्या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो वो पूछ रहा था कि इस केस में क्या किया जाए। तो देखो, मैंने उसका एडमिशन फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन करवा दिया था, लेकिन ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, जो पैसा गवा देते हैं। हम डेली बेसिस पे लोकल न्यूज़पेपर्स में खबरें पढ़ते हैं ना, गेम की लत के चलते लोन लिया और हत्या कर दी, ये कर दिया, कर्ज के बोझ तले दब गया, एडिक्शन हो गया, जॉब छोड़ दी। बहुत सारी हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो सरकार कहती है हम ऐसे ही लोगों को बचाना चाहते हैं। सरकार का एक तर्क ये भी है, ये जो गेमिंग फॉर मनी है ना, गेमिंग फॉर मनी एक प्रकार से यूफेमिज्म है गैम्बलिंग के लिए। आप बोलोगे सर ये क्या लाइन बोल दी भारी भरकम से, कुछ नहीं समझ में आया। देखो, ये जो वर्ड है ना यूफेमिज्म, यूफेमिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी कठोर बात को नरम शब्द में कह देना। जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, हम
ये नहीं बोलते डेथ हो गई, हम बोलते हैं वो एक्सपायर हो गए, या फिर पास बाय बोल देते हैं इंग्लिश में। तो हम डेथ भी बोल सकते थे, लेकिन वही बात है ना, कठोर चीज को हम नरम शब्द में बोल रहे हैं। तो है ये ऑनलाइन गेम बैटिंग ही, लेकिन इसे हम नरम शब्द में बोल देते हैं ये गेमिंग फॉर मनी है। असल में देखो ये है ऑनलाइन जुआई, लेकिन बस आपने वर्ड चेंज कर दिया इसको थोड़ा नरम दिखाने के लिए, एक अलग फ्लेवर देने के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं सरकार ने देखो पैसे वाले जो ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें प्लेयर दाव पे लगाते हैं उसको तो बैन कर दिया, लेकिन एक विडंबना, एक पैराडॉक्स ये है हमारे देश में ना, कई राज्यों में लॉटरी अभी भी लीगल है। जैसे केरला में, गोवा और सिक्किम में कैसीनो लीगल है। हॉर्स रेसिंग पर अभी भी बैट करना हमारे देश में लीगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गेम ऑफ स्किल माना है। तो सवाल देखो ये उठता है, अगर वो सब आज़ाद हैं तो ऑनलाइन गेमिंग पर बैन क्यों? इसका मार्केट साइज भी छोटा नहीं है, 20 करोड़ से ज़्यादा है, सरकार को नुकसान भी होगा। तो देखो नुकसान क्या क्या होगा पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूँ ताकि सही ढंग से आपको समझ में आ जाए। कई बार लिखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, वैसे तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये, लेकिन जल्दी जल्दी ऐसे बताने से आपको याद हो जाती हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो देखो ये है रेवेन्यू लॉस। सरकार को बहुत रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि ये जो पैसे वाली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री थी, सरकार को टैक्स मिलता था, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST था, और ये टैक्स पूरे अमाउंट पर लगता था, सिर्फ जीते हुए पैसे पर नहीं। मतलब किसी प्लेयर ने 100 रुपये लगाए तो उस पर 28 रुपये सीधा GST के तौर पे सरकार के खाते में जाता था। अब ये रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, पहला नुकसान। इसके बाद दूसरा नुकसान क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। इस सेक्टर में देखो बहुत इन्वेस्टमेंट आया था, बहुत सारी FDI भी आई थी और विदेशी कंपनीज पैसा लगा रही थी। अब देखो बैन के डर से नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और पॉलिसी में जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट, जॉब चली जाएंगी, जॉब लॉस। कैसे? क्योंकि देखो ये नए नए गेम्स निकल के आ रहे थे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गेम डिजाइनर्स, कस्टमर सपोर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जॉब्स जनरेट हो रही थी, लाखों जॉब्स क्रिएट हुई थी। बैन से वो सारी जो जॉब्स हैं अब खतरे में आ जाएंगी। चौथा पॉइंट क्या है? एड रेवेन्यू पे असर। अब देखो ये जो कंपनियां हैं जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, रमी है, जो भी है, अब ये IPL मैचेस में ऐड करवाती थी, दूसरे क्रिकेट मैचेस में ऐड करवाती थी, तो इससे स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बहुत फायदा होता था, लेकिन अब नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, बिजनेस हमारे देश को छोड़ के विदेश चला जाएगा। आउटफ्लो ऑफ बिजनेस, मतलब आप इंडिया में बैन कर दोगे, लोग देखो विदेशी ऐप्स यूज करने लगेंगे, फॉरेन की ऐप्स यूज करने लगेंगे, इवन VPN लगा के यूज करने लगेंगे, इलीगल ढंग से यूज करने लगेंगे, ब्लैक मार्केट डेवलप हो जाएगा इन एप्लीकेशंस का। तो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जाने लगेगा और सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो ये तो देखो और भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। तो मेनली ये 5 पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से डिस्कस कर लिए एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखो आप ना सिक्के का दूसरा पहलू समझिए। सिक्के का दूसरा पहलू मतलब सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है। देखो ऐसा तो है नहीं कि सरकार इन सब चीज़ों के बारे में जानती नहीं है कि इतना नुकसान होगा। सरकार सब जानती है। आर्टिकल में ना एक पावरफुल लाइन बोली जाती है, सिर्फ इसलिए कि हम इलीगल मार्केट को नहीं रोक सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार्मफुल चीज़ों को लीगल कर दें। समझे? मतलब आर्टिकल में बोला गया ना कि इलीगल मार्केट डेवलप हो जाएगी। भैया इलीगल मार्केट डेवलप होने के डर से आप हार्मफुल चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते ना। सरकार 3 एग्जाम्पल देती है। पहला एग्जाम्पल है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग के बारे में शायद आपने सुना हो। क्या होता है? लोग ना शेयर मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं ना, उस पर पैसा लगाते हैं, उस पर सट्टा लगाते हैं, बिना किसी शेयर को खरीदे या बेचे। ये इलीगल है, लेकिन देखो ये आज भी होता है, और लेकिन चूंकि सरकार ने बैन कर रखा है तो थोड़ा कम होता है। दूसरा सरकार एग्जांपल देती है इलीगल फॉरेक्स। इलीगल फॉरेक्स मतलब
हवाला मार्केट चलता है, लोग गैर कानूनी ढंग से डॉलर खरीदते हैं, बेचते हैं, आज भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सबको आज़ादी दे दे कि आप भी ये कर लीजिए, समझ गए। इवन देखो, सेबी का एग्जाम्पल सरकार देती है। सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है ना, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्रामर हैं, वो ना भोली भाली जनता को ना एफएनओ में ट्रेड करने के लिए एनकरेज कर रहे थे। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ना सेबी ने डंडा चलाया और ऐसे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई तुम क्यों एनकरेज कर रहे हो भोली भाली जनता को एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। एक आंकड़ा आपको बताता हूं, 10 में से 9 ट्रेडर जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं ना, वो नुकसान में जाते हैं। तो यूट्यूबर्स अगर इसमें ट्रेड करने के लिए एनकरेज करेंगे जनता को, ये तो गलत है ना। तो सेबी ने ऐसे यूट्यूबर्स पे बैन लगा दिया। तो सरकार मतलब कोशिश हमेशा करती रहती है। और सरकार ने यह भी आर्गुमेंट दिया कि भैया ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना, पैसे वाले, जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो, ये किसी भी प्रकार से स्किल नहीं है, ये चांस का गेम है। सरकार स्किल वाले गेम्स को अलाउ करती है, चांस वाले गेम्स को अलाउ नहीं करती है। स्किल वाला गेम जैसे चेस, सरकार कहती है कि चेस खेलो, खूब खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे हार जीत पे आपका बस नहीं चलता है, चांस वाला गेम है, उसको सरकार अलाउ नहीं करती है। कंपनीज ये बोलती हैं पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स भी, ड्रीम 11 भी, ये गेम ऑफ स्किल है। सरकार कहती है लगता है आपको, कैसीनो में भी लगता है कि मैं 7 नंबर पे मार दूंगा और ये मेरी स्किल है, बट कोई स्किल नहीं होती भैया, ये जुआ है, जुआ। इसलिए फर्क करना मुश्किल है। तो ये सरकार का तर्क है। अब देखो, एक बड़ा सवाल राइटर उठाते हैं। बड़ा सवाल क्या है सर? राइटर कहते हैं देखो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे देखो सिर्फ चांस की बात है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी में ना क्रिप्टो की कोई बेसिक वैल्यू नहीं है, लोग बस इसीलिए खरीद बेच रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका जो रेट है वो आने वाले समय में बढ़ जाएगा। क्या ये जुआ नहीं है? ये भी एक प्रकार से जुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये करेंसी किसी के द्वारा बैक्ड नहीं है। जैसे हमारे नोट पे तो लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसा गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी के द्वारा समर्थित थोड़ी है कि क्रिप्टो करेंसी के कल को रेट ना मिले हम किसी के पास जा सकते हैं जिसने हमको वचन दिया हो कि भाई इतने रुपए दो, तुम नहीं जा सकते। दूसरा, स्टॉक मार्केट में ना आईपीओ आते हैं। अब जैसे ही किसी कंपनी का आईपीओ आता है ना, लोग ना लिस्टिंग गेन के लिए वो आईपीओ परचेज कर लेते हैं कि हाँ आईपीओ आते ही रेट ऊपर जाएगा और हमें फायदा हो जाएगा। अब कायदे से किसी कंपनी के शेयर परचेज करने चाहिए, उस कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स पढ़ के, उस कंपनी का लॉस और प्रॉफिट पढ़ के। लेकिन यहां पे सिर्फ लोग सट्टा ही लगाते हैं और आईपीओ आते वक्त लोगों को लगता है कि जैसे ही आईपीओ आएगा, शेयर लिस्ट होगा, रेट ऊपर जाएगा तो हम परचेज कर लेते हैं। यह भी तो एक प्रकार से चांस की बात हो गई, सरकार इसे नहीं रोक रही है। फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं यहां पे देखो एक एथिकल डायलेमा है, जो आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। एथिकल डायलेमा क्या है? एथिकल डायलेमा देखो ये है, सरकार को लोगों को कितना प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक तरफ देखो सरकार लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब पैटर्नल स्टेट बन रहा है। सरकार एक प्रकार से पिता या पेरेंट की भूमिका निभा रहा है। सरकार यह मानती है कि सिटीजन्स को हर चीज की समझ नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, इसलिए हमारा कर्तव्य है उनकी सुरक्षा करना, गलत डिसीजन से उन्हें बचाना। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये नैनी स्टेट वाला कंसेप्ट है। जैसे एक नैनी बच्चे को बचाती है, वैसे ही स्टेट बच्चे को बचा रहा है। दूसरी तरफ कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल लिबर्टी का। इंडिविजुअल लिबर्टी का कंसेप्ट, जैसे जेएस मिल हैं, फेमस फिलोसफर हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल देखो ये कहता है कि एक व्यक्ति कुछ भी करे उसको आजादी होनी चाहिए जब तक कि वो दूसरे पर्सन को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब जैसे हार्म प्रिंसिपल ये बोलेगा, मेरा पैसा मैं बर्बाद करूं, मेरी मर्जी, मैं किसी दूसरे को तो तंग नहीं कर रहा हूं,
तो मुझे इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, मैं कैसे भी अपने पैसे को बर्बाद करूं। तो जेएस मिल कहते हैं हर एक को इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, अपना नुकसान करना चाहता है तो करो। समझ गए? ऑनलाइन गेमिंग से उस इंसान को और उसकी फैमिली को नुकसान होता है, सोसाइटी को डायरेक्ट नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए उसे आजादी होनी चाहिए। तो दोनों में से आप बताओ किस साइड हो? स्टेट को नैनी स्टेट होना चाहिए या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी का कंसेप्ट आपको ज्यादा सही लग रहा है? आर्टिकल कहता है देखो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बीच का रास्ता जैसे हमारे देश में ना सिन गुड का कंसेप्ट है। सिन गुड जैसे देखो सिगरेट है, अल्कोहल है, अब इनसे सरकार को पता है नुकसान होता है, बट सरकार ने ना पूरी तरह से इनको ना बैन नहीं किया है, सरकार ने ना इनको रेगुलेट किया है। बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार इन चीज़ों पे लगाती है। उसी प्रकार से ना जो ये पैसे वाले जो ऑनलाइन गेम्स है ना, अब इनसे रिलेटेड सरकार क्या कर सकती है? कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकती है सिर्फ 18 से ज़्यादा एज के लोग खेलें, इसको प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स होने चाहिए और स्पेंडिंग लिमिट होनी चाहिए कि एक दिन में सिर्फ इतना पैसा खर्च किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सेल्फ एक्सक्लूजन हो, यूजर्स के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि खुद को ऐप से ब्लॉक कर सकें। अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। तो ये भी एक रास्ता जो है वो हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जस्टिस इज नॉट अबाउट टीचिंग ए लेसन। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले स्टोरी बताता हूं आपको, हुआ क्या है। जगह छत्तीसगढ़, विक्टिम एक दलित आदमी, इल्जाम उसने ना पब्लिक में मिसबिहेव किया था। पब्लिक में उसने मिसबिहेव किया तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मामला देखो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा मोटा मामला था। अरेस्ट के टाइम पे मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट नो इंजरीज, कोई चोट नहीं। लेकिन कुछ घंटों बाद देखो उसकी ना पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। जिस पर्सन को मिसबिहेव के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो 26 घाव थे बड़े बड़े उस पर्सन की बॉडी पर। सोचो, जिसके शरीर पर कोई चोट नहीं, 26 घाव कैसे लगे। मामला कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह साफ साफ मर्डर है। 4 पुलिस वालों को सजा दी गई। लेकिन देखो ट्रायल कोर्ट से फिर मामला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने सजा कम कर दी पुलिस वालों की। हाई कोर्ट ने पुलिस वालों के ऊपर जो चार्ज थे उनको मर्डर से बदल के कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। आप बोलोगे सर ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस पता होना चाहिए। मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर तो किसी को मार देना, कल्पेबल होमिसाइड मतलब सिंपल शब्दों में जब आप किसी को मारना नहीं चाहते बट आपको पता है कि आपके एक्शन से सामने वाले की मौत हो सकती है, तो इसे बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। मतलब जान से नहीं मरना चाहते आप उसको, लेकिन आपको यह पता है कि मैं मारूंगा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी मौत भी हो जाए। तो हाईकोर्ट ने एक लाइन बोली यहां पे इस केस में जो बहुत ज्यादा निंदनीय है। हाईकोर्ट ने यह बोला कि पुलिस ऑफिसर्स ना सिर्फ एक लेसन सिखाना चाहते थे, उस पर्सन को मारना नहीं चाहते थे। और इसी लाइन पे कि पुलिस वाले सिर्फ लेसन टीच करना चाहते थे, मतलब एक पार्ट सिखाना चाहते थे, उस पर्सन को मारना नहीं चाहते थे। इस वजह से हाईकोर्ट ने जो सजा कम की है ना, इसी लाइन पे पूरा आर्टिकल आधारित है। आर्टिकल 4 प्रॉब्लम्स यहां पे बताता है मेनली। चारों को थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से मैं आपको बताता हूं। चारों में से सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना वो है टीचिंग ए लेसन। क्या जस्टिस ये है लेसन टीच करना? नहीं, देखो ये जस्टिस नहीं है, ये विजिलेंटिज्म है। विजिलेंटिज्म मतलब जो कानून को अपने हाथ में ले ले। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कानून को लागू करना। जज बनना नहीं है पुलिस का काम, सबक सिखाना जज का काम है, और वो भी कानून के दायरे में। ये काम पुलिस का नहीं है। तो पुलिस वालों ने जो किया वो देखो एक प्रकार से ना मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे है? किसी भी इंसान की जिंदगी और सम्मान छीनने का हक किसी को नहीं है।
ये सिर्फ हो सकता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब पुलिस गिरफ्तार करे, जज अगर फांसी की सजा देता है तो वो सब कानून के अनुसार है, वो बात अलग है। ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। कानून सबके लिए बराबर है। ये पुलिस डिसाइड नहीं कर सकती कि किसको सबक सिखाने की जरूरत है, किसी को नहीं है। और देखो सबसे बड़ी बात जो हाईकोर्ट ने बोला, तो देखो ये तो ब्रूटैलिटी को लेजिटिमाइज करता है। कल को देखो और भी पुलिस वाले ऐसा करने लगेंगे, वो भी कह देंगे हम तो सिर्फ लेसन सिखाना चाहते थे। तो हाईकोर्ट को सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए, सोच समझ के वर्डिक्ट देना चाहिए। एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं डेविड बेले, उनकी ना एक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, पैटर्न ऑफ पुलिसिंग। उस किताब में ना डेविड बेले ये बोलते हैं, जब पुलिस खुद को ना मोरल एजेंट मानने लगती है ना, तभी अत्याचार बढ़ता है। पुलिस को अपने आप को मोरल एजेंट नहीं मानना चाहिए। तो ये पहला डायमेंशन है। फिर दूसरा डायमेंशन है कस्टोडियल वायलेंस। क्या है कस्टोडियल वायलेंस? देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा यह कहता है कि 2001 से लेके 2020 के बीच में ना 1888 कस्टोडियल डेथ हुई हैं, 1888। और इसके लिए कितने पुलिसमैन को दोषी ठहराया गया है? सिर्फ 26 पुलिस वाले कन्विक्ट साबित हुए हैं कस्टोडियल वायलेंस के आरोप में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पे? सुप्रीम कोर्ट ने देखो कस्टोडियल वायलेंस के आरोप में ना बल्कि गाइडलाइंस भी जारी की हैं। एक फेमस केस है, आप जिसे जरूर मेंशन कीजिए, डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी आपको पता होना चाहिए। डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था हर पुलिस वाले के आगे ना नेम प्लेट होनी चाहिए। आप अब ये अनिवार्य है, आप देखते भी हो नेम प्लेट हर एक पुलिस वाले के आगे। अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार को सूचित करना जरूरी है। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हर 48 आवर्स में एक बार होना चाहिए। अरेस्टेड पर्सन को अपने वकील से मिलने का पूरा हक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। और देखो गाइडलाइंस पुलिस रिफॉर्म के लिए तो 2006 में भी आई, प्रकाश सिंह केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के दोनों फंक्शंस को अलग करो, ये सारी चीजें। बट देखो ये सारी जो गाइडलाइंस है ना, ये सिर्फ कागजों पे साबित हुई, जमीन पे नहीं उतरी। एक फेमस जस्टिस थे, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, वी.आर. कृष्णा अय्यर। इन्होंने एक बात बोली थी, वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन सिविलाइज सोसाइटी इज कस्टोडियल वायलेंस। मतलब देखो पुलिस ने गिरफ्तार किया और मार मार के पीट पीट के उसको जान से मार दिया, यह सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है सिविलाइज सोसाइटी में। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है आप समझ गए ना, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? कस्टोडियल वायलेंस, जिसको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब तीसरा प्रॉब्लम यहां पे राइटर बताते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है इग्नोर्ड कास्ट एंगल। जब इस प्रकार की चीजें होती है ना, कास्ट एंगल जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे वैसे कहने को 1989 का एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। लेकिन यह कानून क्यों बनाया गया था? इसीलिए ना कि SC और ST के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। इस केस में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने देखो SC/ST एक्ट के तहत आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स ये कहती हैं कि साबित करो कि मारपीट जो है वो जाति के कारण हुई। उन्हें एक्सप्लिसिट प्रूफ चाहिए होता है कि पुलिस वाले ने जाति सूचक गाली दी पीटते वक्त। लेकिन राइटर बताते हैं रियल तस्वीर। राइटर ये बोलते हैं यहां पे कि देखो ये ना एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैसे है? एक गांव में ना जब एक अपर कास्ट पुलिस ऑफिसर एक दलित आदमी को पीटता है तो उसमें जाति का एंगल हमेशा होता है। यह हमेशा पावर का डायनामिक है। क्योंकि ना पुलिस वाला अपर कास्ट से है तो उसके जहन में यह होता है जिसको मैं पीट रहा हूं वो SC या ST से है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कमजोर है। मतलब समझ गए? हमेशा उसके जहन में यह चीज होती है कि उसकी सोशल स्टैंडिंग कम है, मैं मारूंगा पीटूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन लॉ जो है इस चीज को समझ नहीं पाता।
वो सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस मांगता है कि दिखाओ गाली कब दी। गाली ना भी दी हो ना तो पीटने वाले के जहन में कई बार ये होता है। हालांकि देखो ये प्रूव करना मुश्किल है कि उसके जहन में ये है या नहीं है, बट राइटर तो अपनी बात रख रहे हैं। तीसरी चीज देखिए, अब तीसरी चीज है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है? जुडिशरी का रोल है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना। जुडिशरी संविधान का रक्षक है, गार्डियन है। लेकिन जुडिशरी कैसी लैंग्वेज बोलती है कि हाँ पुलिस वाले लाइसेंस सिखाना चाहते थे, तो ये मतलब गलत है ना। कैसा मैसेज जुडिशरी दे रही है? एक प्रकार से जुडिशरी तो मोरल शेल्टर दे रही है। ऐसे लोगों को, गलत काम करने वाले लोगों को मोरल शेल्टर जुडिशरी प्रोवाइड कर रही है। और ये देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है, बल्कि कोर्ट को ये बोलना चाहिए था कि आप कैसे लाइसेंस सिखा सकते हो, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, हमारा काम है। लेकिन जुडिशरी ने ऐसा नहीं बोला। तो ये 4 इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, मैं आपको वे फॉरवर्ड बता देता हूं। वे फॉरवर्ड भी इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड आप रुकिए। 5 पॉइंट्स हैं वे फॉरवर्ड में जो मैंने पढ़े थे, तो इसको मैं थोड़ा टर्पेजियम की फॉर्म में बना देता हूं, है ना। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी कह लीजिए, सेंसिबिलिटी कह लीजिए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब जजिस को देखो ऐसी भाषा से बचना चाहिए जो स्टेट वायलेंस को नॉर्मलाइज करे। दूसरा है रोबस्ट एप्लीकेशन ऑफ SC/ST एक्ट बनाने से काम नहीं चलता। कोर्ट को ना, ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, कोर्ट्स को ये स्ट्रक्चरल वायलेंस का कंसेप्ट कंसीडर करना होगा। फिर नेक्स्ट है एंटी टॉर्चर लॉ। हमारे देश में ना अभी एंटी टॉर्चर लॉ है नहीं। इंडिया ने UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को 1997 में साइन किया था, बट आज तक इसको ना रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया में ये एंटी टॉर्चर लॉ अभी बना नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस रिफॉर्म्स। प्रकाश सिंह जजमेंट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, पुलिस वालों को सेंसिटाइज किया जाए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस वालों को दूर रखा जाए। लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना। कैसे करोगे अकाउंटेबिलिटी, कैसे आप मजबूत करोगे? देखो, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज को और ज्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाओगे। मतलब जहां पे पुलिस वालों की शिकायत की जा सकती है ना, उन अथॉरिटीज को आप इंडिपेंडेंट बनाओ, पावरफुल बनाओ। पुलिस स्टेशंस में हर जगह CCTV कैमराज होने चाहिए और उनकी फुटेज को सिक्योर रखा जाए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये देखो आर्टिकल हमें ये सिखाता है कि जस्टिस का मतलब ड्यू प्रोसेस है। जस्टिस का मतलब सबक सिखाना नहीं है। सबक सिखाना भीड़ की भाषा है, कोर्ट की भाषा सबक सिखाना नहीं है। और पुलिस का काम सुरक्षा देना है, सजा देना नहीं है। जब स्टेट ही अत्याचारी बन जाए तो फिर इंसान कहां जाएगा? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आज ना इंडियन एक्सप्रेस में ये बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम को कैसे ठीक करें। अच्छे पॉइंट्स हैं, घिसे पिटे पॉइंट्स नहीं हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। आर्टिकल की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में देखो ये बोला जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने ना रेड फोर्ट से ना स्पीच दी थी 15 अगस्त को, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। और उन्होंने GST में रिफॉर्म्स की बात कही, वो तो अभी आ भी रहे हैं। 4 स्लैब्स घटा के 2 किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ताकि देश में डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो हम बढ़ा सकें। मतलब हमारे देश के लोग ज़्यादा कंज्यूम करें ताकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। लेकिन राइटर क्वेश्चन ये उठाते हैं, जॉब्स तो क्रिएट हो जाएंगी, पर क्या हमारे यूथ के पास में उन जॉब्स के लिए स्किल्स हैं? समझ गए? राइटर बोल रही हैं जॉब्स हम क्रिएट कर देंगे, लेकिन उन जॉब्स को पाने के लिए क्या हमारे पास में स्किल्स हैं? आंसर है नो। यहां पे एक बहुत बड़ा गैप है। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा है? हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है ना वो रोट लर्निंग का है, रट्टा मार तोता। बच्चे उसमें स्किल सीख ही नहीं पाते। ये सिस्टम देखो फ्यूचर के लिए ना स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं बना सकता। और यहीं पे रोल आता है VET का, यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? सिंपल भाषा में प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे देखो कारपेंट्री है,
प्लम्बिंग है, ये सब जो आईटीआई में सीखते हैं, डेटा एंट्री है, कोडिंग है। ये आर्टिकल ना काफ़ी हैरान करने वाला डेटा देता है। हमारे देश में सिर्फ 4% वर्कफोर्स ऐसी है जो औपचारिक रूप से देखो ट्रेंड है, यानी 100 में से सिर्फ 4 लोग जो हैं वो ऑफिशियली ट्रेंड हैं। हमारे पास वैसे तो देखो कहने को 14,000 से ज़्यादा आईटीआईज हैं। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, और उनमें सीट है 25 लाख से ज़्यादा। पर एडमिशन कितने लेते हैं? सिर्फ 12 लाख, यानी ऑलमोस्ट 50% सीट्स तो खाली रह जाती हैं। कितनी बड़ी चिंता की बात है, देश में स्किल्स की कमी, फिर भी 50% सीट्स खाली। लेकिन ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा देखो इसलिए होता होगा कि लोगों का आईटीआई पे भरोसा नहीं है कि आईटीआई करके भी जॉब नहीं लगेगी, अच्छी स्किल नहीं हासिल होगी हमें। जो स्किल है, जो स्किल आईटीआईज प्रोवाइड करते हैं वो मार्केट में आउटडेटेड है, तभी तो लोग आईटीआईज में जाते नहीं होंगे। समझ गए? वहीं देखो आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे ना, जैसे जर्मनी से, कनाडा से कंपेयर करोगे, साउथ कोरिया से कंपेयर करोगे, वहां पे देखो 80 से 90% जो लोग हैं ना वो आपको ऑफिशियली स्किल्ड मिलेंगे, जिन्होंने औपचारिक रूप से फॉर्मली ऑफिशियली ट्रेनिंग हासिल की है, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये हमने थोड़े बेसिक्स डिस्कस कर लिए वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग के। अब राइटर बताते हैं प्रॉब्लम्स, कि हमारे वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो तो है देखो टाइमिंग की। टाइमिंग की क्या प्रॉब्लम है? देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में वीटी है, वोकेशनल एजुकेशन, कब आता है? ये आता है स्कूल के खत्म होने के बाद, हाई स्कूल के बाद। इसे देखो एक आफ्टर थॉट समझा जाता है, मतलब कुछ नहीं हुआ तो आईटीआई कर लेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह होती है कि स्टूडेंट्स को ना फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कम टाइम मिल पाता है। तब तक देखो वो ऑलरेडी एक एकेडमिक पाथ चुन चुके होते हैं, और वीईटी उसके लिए सिर्फ एक प्लान बी का काम करता है। यह दिक्कत है, तो उसको कभी वो सीरियसली लेता ही नहीं। जबकि आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी को देखो। जर्मनी डेवलप कंट्री है, बढ़िया देश है। अब यहां पे ना जो वीटी है ना वो स्कूल का हिस्सा है, यानी स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं। बहुत बढ़िया है ये चीज। इसे बोला जाता है ड्यूल वीईटी सिस्टम। ड्यूल वीईटी सिस्टम मतलब स्टूडेंट्स हफ्ते में कुछ दिन स्कूल जाते हैं थ्योरी के लिए, और बाकी दिन वो कंपनी में काम करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और इस काम के लिए ना बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो स्कूल में बच्चे कमा भी रहे होते हैं, ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे होते हैं, और पढ़ भी रहे होते हैं। मतलब मुझे तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा यार। हमारे देश में सच में प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो हाई स्कूल के बाद लोग सोचते हैं अरे यार चलो आईटीआई कर लेते हैं, जॉब लग जाएगी। बहुत लेट सोचते हैं। शुरू में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि स्टिग्मा अटैच्ड है। वो आईटीआई में ऐसी स्किल्स दी जाती है, समाज उनकी इज्जत नहीं करता। तो ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है टाइमिंग का। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है पाथवे। पाथवे मतलब इंडिया में अगर आईटीआई का कोर्स कर लिया तो आगे क्या? क्या आईटीआई का कोर्स करने के बाद में आप बीटेक कर सकते हो या बीए कर सकते हो इसके बाद में? आंसर है नो। मतलब एक बार कोई आईटीआई में घुस गया, वोकेशनल ट्रेनिंग में घुस गया, तो फिर वो वापस एकेडमिक रास्ते पर नहीं आ सकता। ये बहुत गलत चीज है हमारे देश में। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ना वो डेड एंड का काम करती है कि कोई एक बार यहां आ गया तो वो फिर से बीटेक के रास्ते पे नहीं चल सकता। इस डर से ना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग को ना अवॉइड करते हैं कि यार इस रास्ते पे चले गए तो एकेडमिक रास्ते पर वापस नहीं लौट पाएंगे। जबकि हमारे देश में ना क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होना चाहिए कि जिसने आईटीआई किया है उसके भी कुछ क्रेडिट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 40, और बीटेक करने के लिए टोटल 160 क्रेडिट चाहिए, तो 40 आईटीआई वाले भी बीटेक करने में काउंट होने चाहिए। यह सिस्टम सिंगापुर में है। सिंगापुर में देखो वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग के ना 2 ट्रैक हैं, टेक्निकल एजुकेशन या फिर पॉलिटेक्निक। मतलब वीटी के रास्ते पर जाने के बाद भी या तो बच्चा वीटी में आगे फर्दर एडवांसमेंट हासिल कर सकता है या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो वीईटी में जाना मतलब रास्ता बंद नहीं है, उसके बाद उसके लिए फर्दर रास्ता
ओपन हो गया है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है क्वालिटी एंड परसेप्शन। क्या है? क्वालिटी एंड परसेप्शन। इस पॉइंट में देखो राइटर ये बोलते हैं, हमारे देश में जो आईटीआईज है ना, वहां पे कोर्सेज बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड कोर्सेज हैं। आज के समय में कैसी स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री को? एआई स्किल्स चाहिए, और हम पढ़ा क्या रहे हैं? बहुत पुरानी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। कोर्स जो है आईटीआई के, वो इंडस्ट्री के नीड से ना अलाइन नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वैकेंट पोस्ट है इतनी सारी, तो आईटीआईज में 1/3 पोस्ट खाली पड़ी है इंस्ट्रक्टर की। जब सिखाने वाला ही नहीं है तो क्वालिटी कहां से आएगी? और मॉनिटरिंग भी काफी ज्यादा वीक है। आईटीआईज की ग्रेडिंग अचानक से नहीं होती। ट्रेनीज और जो एम्प्लॉयर है ना, उनका फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, उनसे फीडबैक लिया जाए और फिर चीजें इंप्रूव की जाएं, लेकिन वो मिसिंग है। आप सिंगापुर के जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी क्वालिटी देखिए। करिकुलम बिल्कुल पूरी तरह से समय समय पे चेंज होता रहता है इंडस्ट्री के फीडबैक से, और इंडस्ट्री से पूरी तरह से अलाइंड है वहां पे करिकुलम जो है। इंडस्ट्री खुद बताती है क्या पढ़ाना है। इंस्ट्रक्टर क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, रेगुलर ऑडिट होते हैं। वहां पे एक प्रोग्राम है स्किल फ्यूचर प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट सिटीजन्स को ना लाइफ लॉन्ग अपस्किलिंग के लिए सब्सिडी देती है। मतलब मान लीजिए कोई 35 साल का 40 साल का पर्सन है, वो अपनी स्किल्स को फिर से सीखना चाहता है, सरकार सब्सिडी देती है कि आओ आप सीखो। अब अनएम्प्लॉयमेंट कहां से रहेगी सिंगापुर में? समझ गए? तो इसके बाद आता है चौथी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री कनेक्ट की प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री कनेक्ट में गैप है। स्किल की डिमांड देखो कहां से आती है? इंडस्ट्री से। तो सिखाने में सबसे बड़ा पार्टनर कौन होना चाहिए? इंडस्ट्री खुद सिखाने में सबसे बड़ा पार्टनर होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे जो आईटीआईज जो है ना, वो चलते हैं सरकारी फंडिंग से, जबकि उन्हें इंडस्ट्री से मदद मिलनी चाहिए। समझ गए? प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है ना सिखाने में, वो ना के बराबर है। जॉब क्रिएटर कौन है? जॉब क्रिएटर है एमएसएमईज, बट उनका आईटीआई से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। हमने देखो सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए थे, एसएससी, सेक्टर स्किल काउंसिल। इंडस्ट्री और ट्रेनिंग को जोड़ने के लिए ये बनाए गए थे सेक्टर स्किल काउंसिल, बट उनकी देखो स्टेट लेवल पे जो प्रेजेंस है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। इंटेंशन अच्छी थी, बनाए गए, लेकिन स्टेट लेवल पे तो बने ही नहीं। आप जबकि दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखिए, जर्मनी का, सिंगापुर का, कनाडा का, वहां पे ना पूरा जो वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। सरकार इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग देती है, प्राइवेट कंपनीज अप्रेंटिसशिप का पैसा देती है, करिकुलम डिजाइन करने में हेल्प करती है। तो ये पूरा ना एक विन विन सिचुएशन है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। प्रॉब्लम्स अगर आपको पता लग गई तो सॉल्यूशन तो देखो आप निकाल लोगे, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, वीईटी को ना अर्ली स्कूलिंग में इंटीग्रेट कर दो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। बना हुआ है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसे तेजी से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को तेजी से इंप्लीमेंट करो, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करके कुछ क्रेडिट मिलते हैं तो उसका यूज किया जा सके फर्दर एकेडमिक रास्ते पे जाने के लिए। वीईटी में जाना मतलब रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करो। ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करो, लोकल इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डिजाइन करो कोर्सेज, और इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है तेजी से करो। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इसको एक्सपेंड करो। फिर नेक्स्ट है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, लेकिन एक्सपर्टीज लाओ प्राइवेट इंडस्ट्रीज से, और जो एमएसएमईज हैं उनको आप जोड़ो आईटीआई से। कंपनीज को देखो, सीएसआर का पैसा जो है स्किल डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है फंडिंग दो, ऑटोनमी दो। एक तरफ देखो वोकेशनल ट्रेनिंग पे सरकार फंडिंग इंक्रीज करे। अभी हम सिर्फ 3% एजुकेशन बजट का खर्च करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग पे, जबकि जर्मनी जैसे देशों में 10 से लेकर 13% खर्च होता है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे।
तो सरकारी फंडिंग को ना परफॉर्मेंस से लिंक कर दो। जो आईटीआई अच्छा परफॉर्म करे उसे ज़्यादा फंडिंग दो। आईटीआईज को आप ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करो कि वो अपनी मर्जी से कोर्स डिजाइन कर सकें। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। देखो सरकार ने स्कीम चलाई है कुछ, जैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, फॉर्मल जॉब्स को बढ़ावा देती है ये स्कीम जो है, लेकिन इसमें स्किल का कंपोनेंट नहीं है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम भी है, ये यूथ को टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दिलवाती है, बट परमानेंट जॉब का कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने आईटीआईज को अपग्रेड करने के लिए अनाउंसमेंट की कि हम 1000 आईटीआईज को मॉडर्नाइज करेंगे, बट देखो इसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ट्रेनिंग की क्वालिटी नहीं है। नई बिल्डिंग बना देने से काम नहीं चलेगा जब टीचर्स ही नहीं होंगे। देखो अगर हमें विकसित भारत बनाना है ना, अगर हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने से रोकना है, तो अपने यूथ को हाथों में ना डिग्री के साथ साथ हुनर भी देना होगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेकंड चॉइस नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट चॉइस होनी चाहिए, तब जाके लोग वोकेशनल ट्रेनिंग को सीरियसली लेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जो अभी वोकेशनल ट्रेनिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।